हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट पेपर जो है क्वेश्चन पेपर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज़ ऑफ 2014। और इस क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला पार्ट है साइकोलॉजी का पार्ट, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है, अगर आपको उसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जैसे कि नॉन कम्युनिकेटिव स्पीच, यानी कि बच्चा जो है वो बोलता नहीं है, इशारों से बात करता है, या फिर विड्रॉल टेंडेंसीज, यानी कि अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशलाइज होने की तो वहाँ से वो हट जाता है। तो ऐसे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? एग्नोशिया, बैकवर्डनेस, अटैक्सिया या फिर ऑटिज्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑटिज्म। अगर हम एग्नोशिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ऑब्जेक्ट्स को, पीपल या फिर साउंड्स को। और इस बीमारी में जो है वो स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं वो ब्रेन के डैमेज हुए होते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। अटैक्सिया की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, मसल्स जो हैं प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं करती है, जिसकी वजह से आपके बैलेंस नहीं बन पाता है आपकी वॉकिंग में, स्पीच में, खाने में, जब आप कुछ चीज़ को निगलते हैं या आई मूवमेंट्स में जो है वो फ़र्क पड़ता है। और ऑटिज्म की बात करें तो इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपकी फर्स्ट 3 साल जो होते हैं लाइफ के, उसी में जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसे जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरीज, यानी कि मैस्लो के सिद्धांत की सबसे उच्च आवश्यकता क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम नीड या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम मैस्लो की बात करें तो उनका पूरा नाम जो है दैट इज अब्राहम मैस्लो, और इन्होंने जो है प्रपोज किया था इस थ्योरी को, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिनके अनुसार ये बोलते हैं कि ह्यूमन मोटिवेशन जो है वो इन 5 फंडामेंटल कैटेगरी से आता है: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इनकी थ्योरी के अनुसार कि अगर इंडिविजुअल जो है इस हायरार्की के हिसाब से जो है वो प्रोग्रेस करता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है लाइफ में वो फुलफिलमेंट और मोटिवेशन वाला जो होता है, उसको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे ऑप्शंस है मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर इमोशनल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के साथ जो है वो हमारी एडजस्टमेंट जुड़ी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो भारत में कब लागू हुआ, कब फोर्स में आया था वो? हमारे ऑप्शंस हैं 4 अगस्त 2010, 4 अगस्त 2009 या फिर 1 अप्रैल 2009 या फिर 1 अप्रैल 2010। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 अप्रैल 2010। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है और इसको पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था 4 अगस्त 2009, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? दैट इज 1 अप्रैल 2010। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेडागॉजी में जो है वो कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, यानी कि शिक्षा शास्त्र जो है उसमें कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है? हमारे ऑप्शंस है मोटिवेट द लर्नर, इंटरेक्ट विद द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक या फिर ऑल ऑफ दिस। यानी कि कंप्यूटर जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि लर्नर को मोटिवेट किया जा सके, उससे इंटरेक्ट किया जा सके या फिर उसको फीडबैक दी जा सके, या फिर ये सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। पेडागॉजी में जो कंप्यूटर है ये सारी चीज़ों करने में जो है वो हेल्प करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो इफेक्टिव टीचर है उसे क्या करना चाहिए? इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न, लर्निंग पे जो है बच्चों की ध्यान देना चाहिए, या फिर उसकी पास परसेंटेज जो है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए, या फिर हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग गुड नोट्स, उनके अच्छे नोट्स बनाने में हेल्प करनी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन इज फिनिश द कोर्स इन टाइम, जो उसको कोर्स दिया गया है उसको टाइमली फिनिश करना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि इंड्यूस द स्टूडेंट्स टू लर्न। बच्चों की लर्निंग पे जो है वो इफेक्टिव टीचर जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, ये स्टेटमेंट किसने दी है? यानी कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह वह बेड़ियों में बंधा होता है, यह कथन किसने दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं अब्राहम मैस्लो, जीन जैक रॉशे, जॉन डेवे या फिर WH किलपैट्रिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जीन जैक रॉशे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा लेवल जो है वो टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं डिफरेंशिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिफरेंशिएशन लेवल। अगर आपको ध्यान में हो तो जब हम टीचिंग लर्निंग के लेवल्स देखते हैं तो हम सबसे पहले मेमोरी लेवल देखते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। डिफरेंशिएशन लेवल जो है इसमें नहीं आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स जो है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि मोटर स्किल्स जो है हमारी उसमें अगर डिसेबिलिटी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिस्प्रैक्सिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्प्रैक्सिया जो है इसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है और ये बचपन में ही जो है वो आपको कंडीशन जो है वो शुरू हो जाती है जहाँ पे आपको मोटर स्किल्स परफॉर्म करने में जो है वो डिफ़िकल्टी आती है। तो बेसिकली जो है ये कोऑर्डिनेशन से जो है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो ढंग से नहीं बन पाता है। डिसकैल्कुलिया की बात करें तो कैलकुलिया से कैलकुलेशन याद रखनी है, तो ये डिसऑर्डर जो है इसमें पर्सन जो है वो मैथ्स या फिर अर्थमेटिक्स वगैरह चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि हमारे रिटन लैंग्वेज जो बच्चा है उसको लिखने में जो है रीडिंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है। एंड लास्ट इज डिस्फेजिया जिसमें जो है वो आपकी एबिलिटी जो आपका बोलने का लैंग्वेज है उसको समझने में या फिर उसको बोलने में जो है वो आपको दिक्कत आती है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट थिंकर्स, एक्सट्रोवर्ट या फिर वेरी हार्ड वर्किंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डाइवर्जेंट थिंकर्स। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, यानी कि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि वो क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ जो हैं वो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं वो करना पसंद करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से यहाँ पे जो सिद्धांतकारों के नाम जो दिए गए हैं उसमें से ऐसा किसकी मान्यता थी कि छात्र अपने व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के लिए कठिन अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं या फिर दे स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये किसने लिखा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं बेंडूरा, स्किनर, मैस्लो या फिर पियाजे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैस्लो। उन्होंने जो है ये ओपिनियन जो है वो दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसको बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में जो अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं उसको सेलिब्रेट करता है ये। एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एडमिशन प्रोसीजर को जो है वो स्ट्रिक्ट बनाता है। या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन सबको इंक्लूड करके हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। या फिर इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आएगा, डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, कोई बच्चा जो है वो गिफ्टेड है, कोई बच्चा स्लो लर्नर है, सारे बच्चों को इंक्लूड करके जब हम चलते हैं क्लास में तो दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मेन स्टेप्स इन मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग आर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग को जब आप मैनेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें करनी पड़ती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट जो हैं इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से कौन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉम्स, पेवलॉव, रॉजर्स या फिर मैस्लो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेवलॉव। पेवलॉव जो हैं वो मानवता के ऊपर यानी कि उस पर जो है उन्होंने काम नहीं किया है। अगर इनकी बात करें पेवलॉव की तो इन्होंने बिहेवियरिज्म पे काम किया था और इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है वो बहुत फेमस है। तो इनकी जो थ्योरी है उसमें इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल से जो है वो मैच नहीं करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है किन चीज़ों में। हमारे ऑप्शंस हैं इन द हाइट ओनली, सिर्फ हाइट में ही वृद्धि होती है, वेट में ही वृद्धि होती है, सी ऑप्शन है इन हाइट वेट बोथ, और डी ऑप्शन है देयर इज नो रैपिड ग्रोथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट साल में बच्चे के जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है हाइट में भी और वेट में भी, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो स्कूल में बनाई जाती है उसका मेन पर्पस क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं कीप स्टूडेंट इन चेक कंट्रोल, यानी कि बच्चों के ऊपर जो है कंट्रोल या चेक रखा जाए। कलेक्ट एडिशनल ओपिनियन आइडियाज़ फॉर रेमेडियल टीचिंग, बच्चों को जो रेमेडियल टीचिंग दी जाती है उसके लिए आइडियाज़ लेना। या फिर शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल फंक्शनिंग, स्कूल फंक्शनिंग की कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर करना, उसको अंडरस्टैंड करने में उनकी सहायता लेना। या फिर इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग, या फिर बच्चों के जो माता पिता हैं उनको इन्वॉल्व करना ताकि स्कूल की फंक्शनिंग को सुधारा जा सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, यानी कि इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। हमारा 17th क्वेश्चन है कि जो टीचर है और स्टूडेंट हैं वो किसी चीज़ पे काम करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि साथ में जो है वो काम कर रहे हैं और एक दूसरे का जो है वो हेल्प ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, जो भी प्रोजेक्ट है। तो ऐसी चीज़ जो है वो कौन से क्लासरूम में आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की विशेषज्ञता जो है, यानी कि उसकी जो एक्सपर्टाइज है उसकी हेल्प लेके जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी कि जो नॉर्मली आपने देखे हैं जहाँ पे टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, या फिर टीचर सेंट्रिक, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है ये आपकी जो थ्योरी है एक वाइगॉट्स की, उसमें उसने बोला था कि जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी सोशल इंटरेक्शन से आती हैं, ना कि आप अकेले अगर बैठे रहें और आपका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उससे आती हैं। आपको जब आप सोशली जो है वो बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब आपकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है वो कंस्ट्रक्ट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो किस चीज़ से मेनली रिलेटेड होते हैं। हमारे ऑप्शन हैं इकोनॉमिक लेवल, मेंटल लेवल, अचीवमेंट लेवल, या फिर सोशल स्टेटस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेंटल लेवल। मेंटल लेवल के बेस पे जो है बच्चे जो हैं आपको एक्सेप्शनली अलग जो हैं वो दिखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, यानी कि जो नीचे जो हैं वो डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं तो ये विकास विकार के जो हैं उदाहरण हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, या फिर अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। इसमें जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली है, कोई एक्सीडेंट देख लिया है, या फिर आपने कोई इमरजेंसी की चीज़ देख ली है, तो उसके बाद जो है उस एक्सपीरियंस को जो है वो आप इजीली जो है उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स लिखे हैं इसका मतलब होता है कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ख़राब होती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके लर्न करने, कम्युनिकेट करने या फिर परफॉर्म करने की जो भी एबिलिटीज़ हैं उस पर असर पड़ता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे जो है वो स्टेप्स दिए गए हैं और इसमें से आधे स्टेप, जो 3 स्टेप्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं एक्सेप्ट 1। तो हमें वो चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, या फिर एंटिसिपेट आउटकम्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का जो है वो स्टेप नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोन्यूरोटिक डेलिक्वेंसी जो है वो किस तरह से, किसके कारण हो सकती है। हमारे ऑप्शंस हैं लव एंड अफेक्शन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रिप्रेस्ड टेंडेंसीज, या फिर बैड हैबिट्स। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अपराध करना। तो यहाँ पे जो साइकोन्यूरोटिक डेलिक्वेंसी का ये जो कंसेप्ट है ये ज़्यादातर जो है वो साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में जो है पढ़ने को मिलता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिप्रेस्ड टेंडेंसीज, जो है लोगों की अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, या फिर रिप्रेस्ड टेंडेंसी यानी कि कुछ टेंडेंसीज हैं जो अंदर छुपी रह जाती हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसके कारण जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिप्रेस्ड टेंडेंसीज।
और जब ऐसा होता है तो आपको देखने को मिलता है कि आप ऐसे लोगों को साइकी बोल देते हैं, या फिर कई बार आप उनके जो एक्शन हैं वो एंटी सोशल देखेंगे, जिसकी वजह से जो है फिर उनको बाद में जो है वो जेल भी पड़ सकता है, और आपको कई बार लगेगा कि ये ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसे कैसे इसने कर दिया। तो वो रिप्रेस्ड टेंडेंसीज होती हैं जिसके कारण ऐसा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन को जो है वो 4 चरणों में किसने जो है वो पहली बार वर्गीकृत किया था, यानी कि क्लासिफाई किया था। हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर अर्नस्ट जॉन्स, रॉशे, फ्रूड या फिर कोल एंड ब्रूस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रॉशे। रॉशे ने जो है वो ह्यूमन लाइफ को जो है सबसे पहले 4 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया था, और उनके नाम है शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था एंड प्रौढ़ता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हॉलमार्क क्या है, यानी कि डिसलेक्सिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं अंडर अचीवमेंट राइटिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैथ, इन्वॉल्वमेंट इन डल रूटीन या फिर क्वारलसम बिहेवियर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अंडर अचीवमेंट राइटिंग। डिसलेक्सिया जो है वो राइटिंग से जुड़ा होता है, बच्चा जो है वो प्रॉपरली लिख नहीं पाता है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है। हमारे ऑप्शंस हैं लैंग्वेज, पर्सनालिटी, इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड इट्स इंपॉर्टेंट टास्क। सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटी, कंसेप्शन टू डेथ, या फिर रोल ऑफ मैच्योरेशन इन द अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटी फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जब से हम पैदा होते हैं और मृत्यु तक जो है जो भी चेंजेस आती हैं हमारे बिहेवियर में, हमारी एबिलिटीज़ में, उसको जो है हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंडर डालते हैं या उसमें स्टडी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईक्यू और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो है वो क्या रिलेशनशिप, किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलता है। हमारे ऑप्शंस है नो रिलेशनशिप, हाई रिलेशनशिप, ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, या फिर दिस एस्पेक्ट इज नॉट नोन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति और आईक्यू के बीच में जो है वो बहुत ही ऑर्डिनरी रिलेशनशिप होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन पेडागॉजी कंप्यूटर इज यूज्ड। ये हमारा क्वेश्चन जो है पहले भी था कि पेडागॉजी में कंप्यूटर जो है वो किस लिए यूज होता है, तो ये आप लोगों ने किया है। मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, इंटरेक्ट विद द लर्नर, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेडागॉजी है वो किसकी साइंस है। हमारे ऑप्शंस हैं एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, रूल्स, प्रिंसिपल, या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव, यानी कि पेडागॉजी में हम एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, रूल्स, प्रिंसिपल्स जो है सबके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है, यानी कि जो स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अगर आपने उसका इंडिकेटर देखना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर आपको कैसे पता चलेगा कि स्कूल में जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जा रही है। हमारे ऑप्शंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन स्कूल, कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा है, क्लासरूम सिस्टम कैसा है, या फिर स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, यानी कि जो बच्चे हैं वो कितना अचीव कर पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से जो है वो स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन का पता चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चे सक्रिय रूप से अपने आसपास की दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है स्टेटमेंट किसने दी थी। हमारे ऑप्शंस हैं पेवलॉव, स्किनर, पियाजे, या फिर कोलबर्ग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पियाजे। पियाजे जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। हमारा आज का 29वां क्वेश्चन है कि एन आइडियल टीचर इज वन, यानी कि एक आदर्श शिक्षक वह है हु टीचेस द होल करिकुलम, जो सारी करिकुलम में जो भी चीज़ें दी हैं उसको वो सिखाता है। हु हेल्प्स द टीचर इन लर्निंग, जो लर्निंग करने में स्टूडेंट्स को सिर्फ हेल्प करता है। हु मेंटेन्स द गुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन में जो है वो हेल्प करता है, मेंटेन करता है प्रॉपरली। या फिर एक आइडियल टीचर वो है जो कि एक फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है और गाइड भी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका एक आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक वो होता है जो बच्चे का दोस्त भी बन सकता है, फिलोसफर भी, और जब उसको ज़रूरत है तो वो उसे गाइड भी करता है।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शंस हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर या फिर मैथमेटिकल डिसऑर्डर। अगर आपने नोटिस किया हो तो डिसलेक्सिया जो है ये काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चंस में आया है, तो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपका राइट आंसर है रीडिंग डिसऑर्डर। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।